दोस्तों एक बार फिर से टेलीकॉम सेक्टर पर काले बादल घिराए हैं क्योंकि जियो ने अपने सभी प्लान्स ऑलमोस्ट 25% से बढ़ा दिए हैं। हाँ, वही जियो जो 2016 में फ्री में इंटरनेट बांट रहा था, आज वो लोगों की सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जियो के पीछे पीछे एयरटेल और वीआई ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। तो ऐसे में एक आम आदमी को तो दिक्कत होगी, क्योंकि यही तीन कंपनीज मिलकर ही तो इंडिया का 90% टेलीकॉम सेक्टर कंट्रोल करती है। तो अब क्या लोगों को महंगे रिचार्ज करवाने पड़ेंगे? वेल, इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस संकट की घड़ी में अब मार्केट में बीएसएनएल उतर आया है, एकमात्र ऐसी कंपनी जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और आजकल तो पब्लिक भी इसके सपोर्ट में है। सोशल मीडिया पर हर जगह बीएसएनएल हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। भारी मात्रा में लोग अपने सिम कार्ड्स बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 10 साल बाद एक बार फिर से बीएसएनएल का दौर आने वाला है? क्या एक बार फिर हमें सस्ते प्लान्स देखने को मिलेंगे, वो भी अच्छे इंटरनेट के साथ? वेल, इसके बारे में तो हम बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि बीएसएनएल इतने टाइम मार्केट से गायब क्यों था और अब बीएसएनएल का वापस आना जरूरी क्यों है, क्यों लोगों की उम्मीदें भी इस बार ज्यादा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, बीएसएनएल की वापसी में टाटा का क्या रोल है। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है जिसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुई थी। कंपनी ने 1854 में टेलीग्राफ सर्विस से शुरुआत की थी और पहले 135 साल तो इन्होंने सिर्फ टेलीग्राम ही भेजे। फिर 1990s में आकर बीएसएनएल ने लैंडलाइन सर्विस लॉन्च की, जिसमें घर की एक फिक्स्ड लोकेशन पर हम टेलीफोन सर्विस ले सकते थे, और ये भी सिर्फ उस टाइम के अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। इसीलिए तो लैंडलाइन के आने के 10 साल बाद तक भी ज्यादातर लोग भारत में चिट्ठियां ही भेज रहे थे। बट 1999 में ये चीज बदली, क्योंकि अब बीएसएनएल ने कॉपर वायर से भी लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे कॉस्ट कटिंग हुई और आम लोग भी लैंडलाइन यूज करने लगे। आज बीएसएनएल के पास 9.5 मिलियन कस्टमर्स के साथ लैंडलाइन मार्केट का 47% मार्केट शेयर है। लैंडलाइन के बाद 2002 में बीएसएनएल ने अपनी नेटवर्क सर्विसेज यानी इंटरनेट लॉन्च किया। इन्होंने छोटे छोटे टाउन से लेकर बड़ी बड़ी सिटीज तक सब जगह अपने सिम कार्ड पहुंचाने चालू कर दिए, और लोगों ने इनके सिम यूज भी किए, क्योंकि इंटरनेट उस टाइम एक बिल्कुल ही नई चीज थी। फिर धीरे धीरे ये मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाते चले गए, जिसके चलते ये आज इंडिया के 4th लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं। इंटरनेट के बाद बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सेक्टर में एंट्री ली। ब्रॉडबैंड भी एक फिक्स लाइन कनेक्शन होता है जिसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। खैर, आजकल तो ये हर कोई यूज कर रहा है, बट उस टाइम सिर्फ बड़े बिजनेसेस ही इसे अफोर्ड कर पाते थे, और जगह चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, बीएसएनएल हर जगह पहुंच जाता था। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बीएसएनएल इंडिया की मार्केट में घुसा और किंग बन के बाहर निकला। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर बीएसएनएल के पास कस्टमर्स थे, पैसे थे और मार्केट में इनकी मोनोपोली भी थी, तो इन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जो आज ये मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। तो देखो, इन्होंने 4 मेजर गलतियां की। पहली, नो अपग्रेडेशन। बीएसएनएल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी स्लो टेक्नोलॉजी। जहां एक तरफ टेलीकॉम मार्केट में हाई स्पीड 4G और 5G टेक्नोलॉजीज आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल अभी 3G की तैयारी कर रहा था। और पहले का तो छोड़ो, आज भी मेजोरिटी ऑफ रूरल एरियाज में अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओ तो वहां आपको बीएसएनएल का 3G इंटरनेट ही देखने को मिलेगा। तो इसी स्लो टेक्नोलॉजी की वजह से बीएसएनएल पीछे रह गया, और जिन प्राइवेट कंपनीज ने 4G 5G प्रोवाइड किया वो इनसे आगे निकल गए। इसके बाद बीएसएनएल की दूसरी गलती थी फाइनेंशियल लॉसेस। 2010 में बीएसएनएल के पास 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज थे और उन सब की फिक्स्ड सैलरी जा रही थी। हालांकि कंपनी में लॉसेस होने शुरू हो चुके थे, बट सरकारी कंपनी होने के कारण वो कंटिन्यूअसली पैसा लगाते रहे। प्रॉफिट हो ना हो, रेवेन्यू आए ना आए, पर एम्प्लॉइज को सैलरी हर मंथ जा रही थी, जिसके चलते कंपनी में एक ऐसा टाइम आ चुका था जब इनके 60% एक्सपेंडिचर तो एम्प्लॉइज की सैलरी में ही जा रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लॉसेस और स्कैम्स बीएसएनएल में आए दिन होते रहते थे, जैसे कि फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मैरन पर भी ये आरोप लगा था कि वो बीएसएनएल का नेटवर्क अपनी प्राइवेट डीटीएच कंपनी के काम में ले रहे थे। हालांकि जब उन पर आरोप लगा तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, जैसा कि मिनिस्टर्स अक्सर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जब कभी भी बीएसएनएल की सर्विस बेटर करने के लिए या एक्सपेंशन के लिए कोई फंड रिलीज किया जाता है तो उसे भी ये बीच में ही गायब कर देते हैं। इसके बाद बीएसएनएल की अगली गलती थी बैड सर्विस। बीएसएनएल उस टाइम मोनोपोली में था, यानी मेजॉरिटी टेलीकॉम सेक्टर इन्हीं के हाथ में था, तो इन्होंने सर्विस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। और यहाँ मैं कोई एक पर्टिकुलर सर्विस की बात नहीं कर रहा, मैं सभी सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। फिर चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, नेटवर्क कवरेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कुछ और, इन्होंने हर जगह सर्विस खराब की।
आप इनके ऑफिस चले जाओ तो पहले तो ये आपकी बात ही नहीं सुनते, फिर सुन भी लेते हैं तो जवाब नहीं देते, और देंगे भी क्यों? इन्हें पता है सरकारी जॉब है, काम करें ना करें जॉब तो हमारे पास ही रहेगी। तो ऐसे इन्होंने कस्टमर सपोर्ट सर्विस खराब की। फिर इनके इंटरनेट स्पीड और कवरेज में भी प्रॉब्लम्स आने लगी, और बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना कमजोर और ऐसी लोकेशंस पर मौजूद था जहां टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके बाद बीएसएनएल की फोर्थ और फाइनल गलती थी कंपटीशन के लिए रेडी ना होना। बीएसएनएल का मार्केट शेयर एक टाइम अबव 30% था, जो आज सिर्फ 10% रह गया है, और बाकी 90% इन 3 बड़े प्लेयर्स के पास जा चुका है, जियो, एयरटेल एंड वीआई। अब इसके पीछे भी 2 कारण हैं। पहला तो ये कि लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स मार्केट में आ गए थे। फिर ये सर्विस और स्पीड दोनों अच्छी देने लगे, और वो भी सेम प्राइस पर। तो लोगों ने बीएसएनएल को छोड़ा और इन प्राइवेट कंपनीज के सिम कार्ड खरीदने चालू कर दिए। इसके बाद दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से बीएसएनएल वापस नहीं आ पाया वो था जियो। जियो ने अपने फ्री इंटरनेट के साथ मार्केट में तूफान ला दिया था। बीएसएनएल तो छोड़ो, टाटा डोकोमो, वीडियोकॉन और एयरसेल जैसी बहुत सी कंपनीज बंद हो गई थी, और आइडिया और वोडाफोन भी गठबंधन की वजह से बच गई थी। तो एक तरह से बीएसएनएल को मार्केट से बाहर करने में जियो का बहुत बड़ा हाथ था। बट क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि जियो की वजह से ही बीएसएनएल अब वापस भी आने वाला है। अब वापस कैसे आएगा उससे पहले हमें ये समझना होगा कि बीएसएनएल वापस चाहिए ही क्यों। देखो, टेलीकॉम मार्केट की अभी जो हालत है वो हम सब जानते हैं। जियो ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, और पीछे एयरटेल और वीआई ने भी ऐसा ही किया है। अब ऐसे में इन तीनों प्राइवेट कंपनीज की एक मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है, जिसे एक पब्लिक कंपनी ही ब्रेक कर सकती है। इसीलिए बीएसएनएल का वापस आना जरूरी है। और चलो, अगर जियो की मोनोपोली ना भी होती तो भी क्या हमें बीएसएनएल की जरूरत नहीं है? क्या इंडिया में एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी नहीं चाहिए जिस पर लोग भरोसा कर सके? मेरे हिसाब से किसी भी नेशन के लिए एक तगड़ी पब्लिक कंपनी का होना बहुत जरूरी है। और आप खुद सोचो, अगर इंडिया जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के भरोसे बैठी रही तो ये आत्मनिर्भर भारत का सपना सच कैसे होगा? इसीलिए बीएसएनएल को जल्द से जल्द 4G और 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। इसके अलावा बीएसएनएल का वापस आना इसलिए भी जरूरी है ताकि बढ़ते प्राइसेस को फिर से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक आम आदमी के लिए कॉलिंग और इंटरनेट यूज करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आम लोग ही इंटरनेट यूज नहीं करेंगे तो ये इंडिया डिजिटल होगा कैसे? इसीलिए अगर इंडिया को डिजिटल बनाना है तो इंटरनेट को अफोर्डेबल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये 2-3 बड़ी कंपनीज मिलकर जो प्राइसेस डिसाइड करेंगी हमें वही पे करनी होगी। इसके अलावा बीएसएनएल को वापस लाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आम जनता फिर से जेन्युइन प्राइस पर इंटरनेट यूज कर सके। चलो, अब ये तो पता लग गया कि बीएसएनएल की हमें जरूरत क्यों है, बट क्या सच में ये वापस आ सकता है? वेल, इन 3 रीजंस को देख के लगता है कि बीएसएनएल वापस जरूर आएगा। पहला, गवर्नमेंट सपोर्ट। देखो, बीएसएनएल एक गवर्नमेंट एंटिटी है, तो सरकार तो हर हाल में इसमें पैसा लगाएगी और लगा भी रही है। ये 2022 में गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख रुपए स्पेंड करने का डिसीजन लिया है। हाँ, बीएसएनएल आज बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, बट अपॉर्चुनिटीज भी तो मिल रही है। ऐसे में गवर्नमेंट अगर अपना सपोर्ट दिखाए तो बीएसएनएल को फिर से टेलीकॉम सेक्टर पर रूल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बीएसएनएल के वापस आने का दूसरा बड़ा रीजन है पब्लिक सपोर्ट। जनता बीएसएनएल को फुल सपोर्ट कर रही है। कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं ट्विटर पर #BSNL ट्रेंड कर रहा है, और तो और लोग लाखों की तादाद में रोज अपने सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। और ऐसा होना लाजमी है क्योंकि बीएसएनएल के प्लान्स बाकी कंपनीज के मुकाबले ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये क्लियरली पता चलता है कि इंडिया के लोग तो बीएसएनएल के लिए रेडी हैं। इसके बाद तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है टाटा का गठबंधन। जी हाँ, हाल ही में गवर्नमेंट ने टाटा के साथ 15,000 करोड़ रुपए की डील साइन की है, जिसमें टाटा ने कोने कोने तक 4G इंटरनेट पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और इनका ये भी कहना है कि 1 साल के बाद 5G भी ले आएंगे। अब यहाँ अगर और कोई कंपनी होती तो शायद लोगों को इतना भरोसा नहीं होता, पर टाटा की बात ही और है। टाटा नाम सुनते ही दिमाग में पहली चीज आती है ट्रस्ट, और इसीलिए लोग भी एक्साइटेड है क्योंकि लोगों को ये पता है कि टाटा ने अगर किसी चीज में हाथ डाला है तो फिर वो काम जरूर होगा। और इनके पास तो टेलीकॉम सेक्टर का एक्सपीरियंस भी है क्योंकि ये खुद टाटा डोकोमो जैसी कंपनी रन कर चुके हैं। बट क्या सिर्फ टाटा के साथ कोलैब करने से बीएसएनएल फिर से चल पड़ेगा या फिर इन्हें कुछ और भी मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे? तो देखो, ये सच है कि टाटा की सर्विस हर सेक्टर में अच्छी होती है, फिर चाहे वो आईटी हो, फैशन हो या ऑटोमोबाइल। ये थर्ड ग्रेड काम करते ही नहीं है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन के बाद बीएसएनएल की नेटवर्क और कवरेज सर्विस बेटर जरूर होगी। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही थोड़े ना है, नेटवर्क क्वालिटी के अलावा भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो बीएसएनएल को फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पुअर कस्टमर सपोर्ट। बीएसएनएल ने कस्टमर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। ये ना तो टाइम पे ब्रॉडबैंड के कनेक्शन करते थे, ना कंप्लेंट रजिस्टर करते थे, और सोल्यूशन तो खैर इनके पास होते ही नहीं थे। इसके अलावा इनका स्टाफ भी बहुत रूडली बात करता था।
तो BSNL को अगर कोई सबसे बड़ा चेंज लाने की जरूरत है तो वो है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। इन्हें ये सीखना होगा कि कस्टमर को रिटेन और मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है, कैसे उन्हें क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और कैसे उनकी प्रेफरेंसेस को समझा जाता है। साथ ही ये जो गवर्नमेंट जॉब को एक जिंदगी भर का आराम समझ लेते हैं ना, इस मेंटेलिटी को भी चेंज करना होगा, क्योंकि BSNL में एम्प्लॉयज की ये बेसिक मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम कैसा भी काम करें, हमारी जॉब तो फिक्स है, हमें कौन निकालेगा यहाँ से। और इसी चीज की वजह से सर्विस भी खराब होती है और सैलरी भी पूरी जाती है। इसके बाद दूसरा बड़ा चेंज जो इन्हें लाना होगा वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। BSNL अगर इसी तरह अनडिजर्विंग लोगों को फ्री की सैलरी देते रहेंगे तो फाइनेंसेस को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आए दिन कंपनी में जो स्कैम्स होते रहते हैं उन्हें भी बंद करना होगा। साथ ही इन्हें ये समझना होगा कि ये ऐसी कौन सी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा हाई रहती है, जिसे कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। BSNL ने ऐसे स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में कनेक्शन किए हुए हैं जहां अब ज्यादातर लोग इनकी सर्विस ही नहीं ले रहे, बट ये अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज नहीं करते। इनके यहाँ डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो है कि जब तक कोई चेंज या अपग्रेडेशन का ऑर्डर पास होता है तब तक तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका होता है। तो BSNL अगर अपनी डिसीजन मेकिंग फास्ट कर दे तो बेटर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है और काफी सारे पैसे भी बचा सकता है। इसके बाद थर्ड और लास्ट चेंज जो इन्हें करना चाहिए वो है इनोवेशन। जरा 2 मिनट के लिए BSNL के बारे में सोचो, देखो दिमाग में क्या आता है। आपके दिमाग में एक ऐसी कंपनी की इमेज बनेगी जो स्लो काम कर रही है, पुराना सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मरी मरी सी इंटरनेट की स्पीड है और कुछ आलसी से एम्प्लॉयज है। अब ये इमेज कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि BSNL में इनोवेशन का कल्चर ही नहीं है। यहाँ सोल्यूशन की बात नहीं होती, ग्रोथ की बात नहीं होती, यहाँ तक कि अच्छी सर्विस की भी बात नहीं होती। एम्प्लॉयज बस जैसे तैसे करके जॉब पर आ जाते हैं, फिर जब टाइम पूरा हो जाता है तो निकल लेते हैं। यानी इन्होंने ऐसे लोगों को हायर कर रखा है जो ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और ना ही इनका कोई एम्बिशन है। अब ऐसे लोगों के साथ अब कंपनी को आगे नहीं लेके जा सकते, स्पेशली जब मार्केट में जियो और एयरटेल जैसे कॉम्पिटिटर्स मौजूद हो। इसीलिए BSNL को अपनी इनोवेशन स्ट्रेटेजीज पर काम करने की खास जरूरत है, तभी जाकर ये फिर से मार्केट को रूल करने के काबिल बन पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।